क्योंकि यहाँ पे ना बार बार लाइट जा रही है। सबसे पहले जो तरीके का होता है वो होता है देश विरुद्ध। देश विरुद्ध आहार कौन सा होता है? जैसे आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पे जो फल सब्जियां होती हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में उपलब्ध होती हैं। फल सब्जियों का जो भी सीजन होता है वो उसी में उत्पन्न होती है और उसी का सेवन करने के लिए हमें बताया गया है। पर हम क्या करते हैं कि हम बाहर की सब्जी को ज्यादा महत्व देते हैं कि इसके अंदर कैल्शियम ज्यादा है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है। एक्चुअली आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो आपके क्षेत्र में पैदा होता हो वही आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक उत्तम रहता है। इसके पीछे एक सिद्धांत होता है। जब हम डीप में स्टडी करते हैं तब उस सिद्धांत की बात करते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों कहा गया है। यहाँ पे एक चीज और है कि ये कैसे पता चले कि किस चीज का सीजन है। तो आपके आस पड़ोस में जो भी फल सब्जी सबसे ज्यादा रेडी पर दिखाई दे, समझिए उसी का सीजन है। दूसरा, वो बाकी सब्जियों फलों की तुलना में सस्ता होता है। तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे, सस्ते में मिले, उस फल सब्जी का सीजन माना जा सकता है। अब कुछ लोग हैं जैसे ब्रोकली खा रहे हैं, चिया के सीड्स ले रहे हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। विभिन्न प्रकार की विदेशी सब्जियां जिन्हें हम हाइब्रिड सब्जियां भी बोलते हैं वो आ गई हैं, वो खा रहे हैं। तो ऐसे फल सब्जी जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, एक आध बार खाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग इनको रूटीन में लेते हैं उनके शरीर में ये फल सब्जियां, क्योंकि वो उनके क्षेत्र की नहीं होती, नुकसान पहुंचाती है। यहां हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रकृति हमारी सेहत का हमसे ज्यादा ध्यान रखती है। वही हमारे शरीर में भोजन पचाने का काम करती है, वही हमारे शरीर में जो गंदगी इकट्ठी होती है उसको निकालने का काम करती है, वही जो भी बैक्टीरिया इत्यादि पनपते हैं, चाहे वो मिट्टी में पनपे चाहे हमारे शरीर में पनपे, उनको बाहर निकालने का काम करती है। जब हम प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हैं तो प्रकृति उसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को हानि होती है। इसलिए जो आयुर्वेद का सबसे पहला सिद्धांत है वो ये है कि देश विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये आ सकती है कि हम कह दें कि हम लोग तो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो साउथ इंडिया की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो वास्तव में नहीं करना चाहिए। उसका रीजन, सपोज कीजिए नारियल के तेल की बात कर लेते हैं। नारियल का तेल जो है वो नॉर्थ इंडिया का नहीं है, वो साउथ इंडिया का है। साउथ इंडिया में सूर्य की तपिश या गर्मी जो है वो ज्यादा होती है, तो वहां पर जो तेल यूज किया जाता है वो तासीर में ठंडा होना चाहिए। तो वहां पर हम जैतून का तेल या नारियल का तेल देख सकते हैं। जैतून तो फिर भी दुबई का है, क्योंकि वहां गर्मी होती है, इसलिए मैंने उसको उससे कंबाइन कर दिया। पर अगर मैं बात करूं नारियल के तेल की, तो साउथ इंडिया में नारियल का तेल एक तो बहुत सस्ती मात्रा में सस्ते में मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। वही नारियल जब साउथ नॉर्थ इंडिया में आएगा तो उसमें आने जाने का भाड़ा भी जुड़ेगा, लोगों के मार्जिन और प्रॉफिट्स भी जुड़ेंगे, तो उसकी वजह से वही तेल यहाँ पे आकर महंगा हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि नारियल का तेल नॉर्थ इंडिया वालों के लिए नहीं है। ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, नॉर्थ इंडिया के लोगों में ड्राई प्रकृति पाई जाती है, क्योंकि ये मिर्च मसालों का सेवन ज्यादा करते हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि यदि वो लो बीपी के लोग हैं, उनके शरीर में अंदर ठंडक बनी हुई है और वो नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता जाएगा और लंग संबंधी दिक्कतें, सूजन संबंधी दिक्कतें और यूरिन संबंधी दिक्कतें उनको पैदा होती हैं। आज की डेट में अगर आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हाइपोथायराइड का रोगी हो और नारियल का तेल इस्तेमाल करता हो, तो आप इजिली जांच सकते हैं कि उसको ये समस्या क्यों हो रही है। और आप देखेंगे कि जो लोग इस तरीके के नियमों का पालन नहीं करते, अधिकतर समस्याएं भी उन्हीं को उन्हीं प्रकार की होती है। अब साउथ इंडिया वाला अगर सरसों का तेल खाए, हालांकि वो खा सकता है क्योंकि सरसों के तेल की प्रकृति गर्म है, हल्की गर्म है, और वहां पे गर्मी है तो गर्मी गर्मी को मारती है, ये सिद्धांत भी काम करता है। पर नॉर्थ इंडिया वाले के लिए नारियल का तेल बेस्ट तेल नहीं है।
लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया वाले को सिर पे लगाने के लिए तेल चाहिए तो नारियल का तेल एक बेस्ट तेल माना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, बीपी हाई है, तो वो व्यक्ति भी नारियल के तेल का सेवन कर सकता है। तो इस तरीके से जो देश पात्र के विरुद्ध चीजें होती हैं, आयुर्वेद उनको डिनाई करने के लिए कहता है। इसके बाद आती है काल विरुद्ध। काल क्या होता है? काल होता है समय। समय। जी। समय तीन प्रकार का हो सकता है, भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल। तो नॉर्मली भूतकाल और भविष्यकाल की तो हम इसमें बात नहीं कर सकते, हम वर्तमान की बात करते हैं। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पे 6 मौसम होते हैं, इन 6 मौसम में भी किसी एक मौसम की प्रधानता हमेशा रहती है, इसको काल विरुद्ध बोला जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया जो है ये अधिकतर ड्राई प्रकृति का नेचर रखता है, जबकि जो साउथ इंडिया है वो हॉट प्रकृति का नेचर अपने अंदर समेटे रखता है। ऋतुएं वहां पे भी, वर्षा वहां भी होती है, सर्दी वहां भी आती है, लेकिन जैसा कि नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में भी ये सारी चीजें आती हैं, परंतु ओवरऑल जो कैलकुलेशन निकलती है वो ड्राई प्रकृति की निकलती है, इसीलिए यहाँ के लोगों को मिर्च मसाले और गर्म चीजें खाना पसंद है। वहीं आप देखेंगे कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनके भोजन में भी ऐसी चीजें इंक्लूड होती हैं जो शरीर को ठंडा करती हैं। तो ऐसे आहार का सेवन काल विरुद्ध कहलाता है। इसके बाद आता है ऋतु विरुद्ध। जैसे काल विरुद्ध है वो जो मैंने वर्तमान में जोड़ा, उसी तरीके से ऋतु विरुद्ध है। जिस प्रकार की ऋतु चल रही हो उसी प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए। अब आप देखेंगे गर्मियों में अधिकतर पानी वाली चीजें आती हैं। गर्मियों में अधिकतर ऐसे फल सब्जियां आते हैं जो आसानी से या जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। वहीं जो सर्दियां होती है, या तो वहां पे सीट्रस फ्रूट आते हैं जो हमारी चर्बी को गला के हमारी पाचन क्षमता को स्लो करते हैं, या फिर पचने में भारी फल सब्जियां आती हैं। यहाँ पे एक मजे वाली बात और भी है, अगर आप नोट करेंगे तो गर्मियों में जो फल सब्जियां आती हैं उनकी तासीर हल्की गर्म या न्यूट्रल होती है। वहीं जो सर्दियों में फल सब्जियां आती हैं उनकी तासीर हल्की गर्म या न्यूट्रल होती है। यानी गर्मियों में गर्म चीजें खा रहे हैं आप और सर्दियों में ठंडी चीजें खा रहे हैं। तो ये भी नेचर ने एक बहुत इसको हम कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला बोलते हैं क्योंकि समझने में बहुत मुश्किल होती है। देखने में हमें लगता है कि ये ठंडी तासीर है पर वो होती एक्चुअल में गर्म तासीर है। जैसे ले लीजिए अनार, तरबूज, ये गर्मियों के फल हैं। अगर आप तरबूज जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और हैजा हो जाता है, और हैजा जो है वो गर्मी का रोग है। ऐसे ही आप सर्दियों में देखिए तो जो फल सब्जी पैदा होते हैं वो तासीर में ठंडे होते हैं। जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, कीनू, ये तासीर में ठंडे होते हैं, पर अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये लिवर, स्प्लीन को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये चर्बी गलाने का काम करते हैं। अंगूर आप देखेंगे सर्दियों के फल हैं, जब सर्दियां जा रही होती हैं, गर्मी आ रही होती है, उस समय अंगूर पैदा होता है। बेर आप देखिए, बेर लेसदार होता है, फरवरी के माह में पैदा होता है। तो प्रकृति जो भी अपने अंदर नेचर रखती है उसी के अनुरूप फल सब्जियां पैदा करती है, और मनुष्य की जो प्रकृति होती है वो उनके विपरीत होती है। यही वजह है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति पे, भोजन पे डिपेंड रहता है। तो इस प्रकार हम ऋतु विरुद्ध आहार को देखते हैं। तो गर्मियों में हमें ठंडी तासीर का भोजन लेना चाहिए, परंतु उसमें हल्की चिकनाई होनी चाहिए, हल्की गर्माहट होना चाहिए। जबकि सर्दियों में हमें ठंडी तासीर का भोजन प्रेफर करना चाहिए कि वो देर में पचता है, इससे हमें ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि हम सर्दियों में ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं तो आप देखिए जब सर्दियां खत्म होती हैं, ठंडी तेज सर्दियां जब खत्म होती है, जो अब ये मार्च अप्रैल का मौसम है, इस समय हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में कफ बन रहा होता है। तो इसके लिए शुद्धि के विधान भी हैं आयुर्वेद के अंदर कि इस समय इस तरीके से शुद्धि करनी चाहिए, इन चीजों से शुद्धि करनी चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य बना रहता है। अब अगर हम सर्दियों में ज्यादा गर्म चीजें खा रहे हैं तो कोई भी मौसम हमारे यहाँ पे 40 डेज का माना गया है, इसीलिए चालीसा का विधान है। दिन कुल 60 होते हैं 2 महीने के अंदर हमारे यहाँ। 6 ऋतुएं हैं तो 2 2 महीने की एक एक ऋतु है। तो
पहले 10 दिन पिछले महीने के माने जाते हैं और अगले 10 दिन अगले महीने के अगले सीजन के माने जाते हैं। तो ये 20 दिन छोड़ दिए जाते हैं, तो टोटल 40 डेज बनते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ चालीसा का विधान है कि कोई भी नियम आप फॉलो करते हैं तो अधिकतम 40 दिन कीजिए, क्योंकि उसके बाद प्रकृति चेंज हो जाती है। और अगर आप कैलकुलेशन में जाएंगे बॉडी की, उसमें देखेंगे कि सेल्स की जो प्रोसेसिंग है, तो सेल्स की जो लाइफ है वो 120 दिन की है। तो यदि हम उसे 3 से डिवाइड करें तो 40 डेज का ही पीरियड बनता है। तो 40 डेज में जो सेल्स की लाइफ है वो चेंज हो जाती है, वो बालक से युवा और युवा से प्रौढ़ हो जाता है। तो उसी प्रगति के अनुसार हमारे भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो जो अगला था कॉन्सेप्ट वो था ऋतु के अनुसार विरुद्ध आहार। इसके बाद है अग्नि विरुद्ध। अग्नि विरुद्ध आहार कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में, मैम प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मनुष्य शरीर में मुख्य 2 अग्नियां मानी गई हैं, जिसमें से एक है जठर अग्नि। जठर अग्नि होती है हमारे पेट की अग्नि। पेट में जो अग्नि क्रिएट होती है, इसमें तीव्रता, कमी या मध्यम अवस्था मानी जाती है। जब हमारी पेट की अग्नि लो होती है तो हमें हल्की प्रकृति का भोजन करना चाहिए, और इसमें भी जिन फल सब्जियों में जल तत्व की मात्रा ज्यादा हो ऐसा भोजन करना चाहिए। दूसरा मध्यम अग्नि है, इसमें हमें किसी भी प्रकार का भोजन करने की छूट होती है। फिर आती है तीव्र अग्नि, इसके अंदर हमें गरिष्ठ भोजन करने की सलाह दी जाती है, तेल चिकनाई खाने की सलाह दी जाती है, घी खाने की सलाह दी जाती है। अगर हम इस सिद्धांत के विरुद्ध भोजन लेते हैं तो ऐसा करने से हमारे किडनी, हमारे हार्ट और हमारे यूरिनरी सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है। ये जो सांस फूल रही है ये एक्चुअली हमारे हार्ट की वीकनेस को दर्शा रही है। तो यहाँ पे आप लगभग मान के चलिए 80-90% अग्नि विरुद्ध भोजन का सेवन कर रहे हैं। तो ऐसी जब भी हम कोई क्रिया करते हैं जो हमारी अग्नि के विरुद्ध जाती हो, तो हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा। डाइजेशन स्लो होगा तो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ेगा आंतों में, जिससे हमारा पेट जो है वो लटकने लगेगा। तो आंतों के नीचे वाले जो ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, लेडीज में वोम्ब, गर्भाशय, ओवरीज, यूरिनरी ट्रैक्ट, एनस, ये सारे ऑर्गन प्रेशराइज होंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली, महेंद्र जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली अपने टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो शरीर में सूजन बननी चालू हो जाती है, शरीर में सूजन आ जाती है। और सूजन आने का सीधा सा अर्थ है कि हमारी बॉडी का जो सोडियम और कैल्शियम का बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया है, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि थायराइड हो गया है। तो अग्नि विरुद्ध भोजन ग्रहण करने से हमारी किडनीज कमजोर होती हैं और हमारी थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, जो भविष्य में रोगों को पैदा करने का काम करता है। इसके बाद आता है मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध आहार वो होता है जब हम अपनी भूख से ज्यादा खाते हैं। कभी कभी खाना स्वादिष्ट बन जाता है तो हमें जितनी भूख लगी है हम उससे थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हैं। अगर ये 1-2 बार घटना घटती है तो ठीक, लेकिन अगर ये घटना बढ़ जाए, हम हमेशा अपनी जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा खाना खाएं, तो ऐसा करने से हमारे शरीर की जो मात्रा है वो अनिश्चित हो जाती है और हमें आलस्य, नींद कम आना या ज्यादा आना, मन बेचैन रहना, पेट भर के खाने की आदत पड़ जाती है। यानी हमें पूर्ण संतुष्टि की जरूरत होती है, और यदि हम पूर्ण संतुष्टि नहीं ले पाते किसी भी चीज में, तो हमारा जो भावुक स्तर है वो कमजोर हो जाता है, जिससे हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है, हम भावुक हो जाते हैं या फिर कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। तो मात्रा विरुद्ध आहार हमारे शरीर में साकार रूप से तो डाइजेशन वीक करता है, लेकिन अनदेखे रूप से हमारी भावनाओं को कमजोर करने का कार्य करता है। मात्रा के बाद आता है दोष विरुद्ध। दोष आयुर्वेद में 3 हैं, वात पित्त कफ। यदि आपकी प्रकृति वात की है और आप पित्त का भोजन खा रहे हैं तो इससे वात बिगड़ जाता है, या आप वात का भोजन कर रहे हैं तो वात बिगड़ जाता है। ऐसी अवस्था में हमेशा ये कहा जाता है
कि आप कफवर्धक भोजन का सेवन करें, लेकिन थोड़ी मात्रा में, क्योंकि बात जो है उसमें डाइजेस्ट करने की क्षमता बहुत थोड़ी ही होती है। तो धीरे धीरे करके, या फिर इसका एक और एंगल होता है, वो एंगल इस तरीके से है कि वात के भोजन बताए गए हैं कि ये वात को बढ़ाते हैं और ये वात को घटाते हैं। तो हमें उसी तरीके के भोजन का सेवन करना चाहिए जो हमारी प्रकृति है। इसी तरीके से एक आता है धातु। हमने सप्त धातु के बारे में पढ़ा था। धातु, सप्त धातु के बारे में पढ़ा था। इसमें आयुर्वेद ये कहता है कि आपके शरीर में जिस धातु का अभाव है उसी धातु से संबंधित आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे आपके शरीर में मान लीजिए रस नहीं बनता, तो आपको खाने को चबाकर खाना चाहिए। आपके शरीर में रक्त नहीं बनता, तो आपको भोजन चबाने के साथ साथ उसमें गरम चीज या चिकनाई का सेवन करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा आजकल लोगों में ट्रिग्लिसराइड्स बड़े होते हैं, एलडीएल, एचडीएल और ट्रिग्लिसराइड्स की समस्या होती है। प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब ये जो ट्रिग्लिसराइड्स और एचडीएल और एलडीएल की समस्या है, इसको अगर हम साधारण भाषा में समझें तो एचडीएल का मतलब ये है कि आपके शरीर में एक अच्छी प्रकार की चिकनाई नहीं जा पा रही है। वहीं एलडीएल का मतलब है आपके शरीर में एक बुरे प्रकार की चिकनाई ज्यादा जा रही है। अब अगर एलडीएल की मात्रा हम कम करें, बुरे चिकनाई को कम करें, और एचडीएल यानी अच्छी चिकनाई की मात्रा जो सैचुरेटेड फैट होता है उसकी मात्रा को बढ़ाएं, तो ये हमारे शरीर को रिकवर करने में मदद करता है। आप अगर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि आज की डेट में 95% लोगों को हृदय से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। वो उसको एक्सरसाइज के थ्रू या दूसरे तरीकों से कंट्रोल करना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसको संभव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो शरीर पर तेल मालिश करें, या खाने में देसी घी का प्रयोग, अच्छी क्वालिटी के देसी घी का प्रयोग कच्ची फॉर्म में। मतलब जैसे आपने देखा, आपको याद होगा, हमारी दादी नानी जो थी वो रोटी या पराठा दे देती थी और साथ में घी बूरा दे देती थी कि भाई इससे लगा के खा लो। तो उस फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो वो आपकी बॉडी में एचडीएल की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। पर यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमारी पाचन क्षमता कमजोर हो गई है, तो हमें सिर्फ घी उतनी मात्रा में खाना है कि वो हमें पच सके। अगर हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो उसका प्रभाव हमारे मसूड़ों पर पड़ता है। तो हमें ऐसा भोजन भी लेना चाहिए जो हमारे शरीर को सख्त करने का काम करे, जैसे कि फिटकरी, नमक। तो अगर हम इन चीजों का कॉम्बिनेशन बना के भोजन को व्यवस्थित कर लें तो हार्ट की ये जो समस्या है, एलडीएल, एचडीएल, ये कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद आते हैं ट्रिग्लिसराइड्स पर। ट्रिग्लिसराइड्स में क्या होता है कि जो हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स के जो टॉक्सिन्स होते हैं, या जो अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये हमारे ब्लड के माध्यम से बह रहा होता है, जो ब्लड को थिक करता है। और ब्लड की जो वेलोसिटी होती है उसको कम करने के कारण हमारी जो नसें होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। तो ये ड्राइनेस पैदा करता है। तो इस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए कोई भी खारी चीज आप प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे बेस्ट बताई जाती है, क्योंकि दवाइयां बेचनी होती है तो इसमें बोला जाता है अर्जुन साल का काढ़ा ले लो। तो इस प्रकार की कोई भी दवाई या कोई भी फल सब्जी जो खारा हो, आप आसानी से खा सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट बोलूंगा खीरा। अगर आपने देखा हो तो खीरे जो है वो खारे होते हैं, हम उसके खारेपन को घिस के निकाल देते हैं और फिर मीठा खीरा खाते हैं। खीरे को हमेशा साबुत खाने का विधान आयुर्वेद में बताया हुआ है, उसमें काटने का विधान नहीं है खीरे को। ये बोला गया है कि खीरे को आप दांतों से काट कर खाइए। और खीरे को हमेशा उल्टा खाया जाता है, सीधा नहीं खाया जाता है, इससे उसका खारापन जो है वो बना रहता है। तो धातु विरुद्ध आहार को जब रक्त संबंधी दिक्कतें हों, इस तरीके से खीरे के सेवन के द्वारा मात्र 40 दिन में आप कंट्रोल कर सकते हैं ट्रिग्लिसराइड्स को। इसी तरीके से आगे की जो धातुएं हैं, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, इनके भोजन बताए गए हैं। और जब हम इनसे एक ऊपर के लेवल का भोजन करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे, मेरी अस्थियां कमजोर हैं और मैं मज्जा बढ़ाने वाले भोजन को करूंगा, तो वो भोजन धातु विरुद्ध भोजन कहलाता है।
इसके बाद आता है संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध क्या होता है? हम जो चीज देखते सुनते समझते आए हैं आज तक, वो हमारे संस्कार बन जाती है। उसे हमें करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी जो पुरुष हैं गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो शुरू में ब्रेक का भी ध्यान रखना है, क्लच का भी ध्यान रखना है, पूरा फोकस सामने रखना है कि कोई आ ना जाए। तो वो सीखने का एक प्रयास है। लेकिन जब हम उसको सीख जाते हैं तो कानों में लीड लगी हुई है, हम बात भी करते जा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, फिर भी गियर, क्लच, ब्रेक सब एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये उनके संस्कार बन चुके हैं या उनके मन में वो चीजें बैठ चुकी हैं, इसको बोलते हैं संस्कार होना। ऐसे ही महिलाओं के लिए है कि जब वो रोटी बनाना सीखती है तो कहीं से रोटी टेढ़ी होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। लेकिन बाद में जब उनका हाथ बैठ जाता है, जब अभ्यास हो जाता है, जब संस्कार बन जाता है, तो अपने आप ही बातें करते हुए, टीवी देखते हुए भी खाना या रोटी जो होती है वो बिल्कुल सही बनता है, गोल होता है। तो इसको हम संस्कार बोलते हैं। तो बचपन से जो हमारी फैमिली हमें खिलाती आई है, आप कितने भी बड़े हो जाएं, आप अपने बचपन को याद कीजिए। जो आपके बचपन में आपके माता पिता आपको भोजन देते थे, यदि आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे, शांति से बैठकर तृप्ति पूर्वक वो भोजन ग्रहण करेंगे, तो आपको महान तृप्ति की अनुभूति होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये भोजन आपके शरीर को बनाए रखने का काम करता है। तो इसको हम संस्कार बोलते हैं। और यदि हम इस संस्कार के विपरीत नए संस्कार को डेवलप कर लेते हैं, तो पुराने संस्कार जो है ये हमारे मन पर काम करते हैं। इसलिए जब हम नया भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में गैस बनती है और मन विचलित रहता है। आप लोगों ने, किसी ने ऐसा अनुभव किया है कि पहले बचपन में कुछ और खाते थे एक पर्टिकुलर टाइम पर, और अब कुछ और खाते हैं, तो आप लोगों को, आपने देखा होगा, गैस की समस्या होती है या नहीं होती? अनुभव है आपका कोई? चलिए आगे चलते हैं। आगे है अवस्था। अवस्था विरुद्ध का अर्थ है, हमारी आयुर्वेद में 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हुई हैं। बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। हालांकि बाल और किशोर ये एक ही अवस्था में काउंट की जा सकती है। तो ये जो 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं, इनको इनकी अवस्था के अनुरूप भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे जो बालक होते हैं उनमें आप देखिए, उत्तेजना या उछल कूद करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इनको ऐसा भोजन देना चाहिए जिनमें वायु तत्व की वृद्धि रहती है। ऐसा भोजन करने से ये हंसते खिलखिलाते रहते हैं और दिमाग जो है बहुत तीव्र गति से चलता है। अब अगर यही भोजन एक प्रौढ़ या एक वृद्ध व्यक्ति करेगा, तो आप सोच सकते हैं उनकी क्या स्थिति होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि गरिष्ठ भोजन की, अगर हम बच्चों को गरिष्ठ भोजन देते हैं, जैसे राजमा छोले, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो क्योंकि वो उछलते कूदते रहते हैं, वो उस भोजन को पचा सकते हैं। पर अगर यही भोजन कोई प्रौढ़ या वृद्ध व्यक्ति करे, तो क्या उनकी आंतों में ये शक्ति होगी कि वो उसको पचा पाए? बस यही भोजन जो है, इस प्रकार के भोजन की जो कैटेगरी आती है, ये अवस्था विरुद्ध भोजन में आती है। हमें अपनी अवस्था के अनुरूप, जो भी हमारी अवस्था है, उसके नियम बताए गए हैं कि इस अवस्था वाले को इस प्रकार का भोजन करना चाहिए, इस प्रकृति का ध्यान रखते हुए। तो ऐसा करने से स्वास्थ्य जो है वो बना रहता है। अवस्था विरुद्ध के बाद आता है क्रम विरुद्ध। क्रम विरुद्ध क्या होता है? क्रम विरुद्ध का मतलब होता है कि गर्म के बाद ठंडा खाना है या ठंडे के बाद गर्म खाना। कौन सा भोजन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो मैंने आप लोगों को जब ये बताया था कि भोजन 3 समय किया जाता है, सुबह कार्बोहाइड्रेट, दिन में प्रोटीन, रात को फैट्स लेने का विधान है। यदि हम इस विधान के उल्टे तरीके से भोजन करते हैं, जैसे फैट हम सुबह सुबह ले लें, कार्बोहाइड्रेट्स रात को लें, इससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसको हम क्रम विरुद्ध आहार बोलते हैं। इसी में एक प्रकार का कर्म और है, वो क्रम है कि ठंडे के बाद गर्म खाएं या गर्म के बाद ठंडा खाएं। यदि आप पहले गर्म खाते हैं तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और आप ठंडा खाते हैं तो वो सेंसिटिविटी सिकुड़ती है, जिसकी वजह से हमें बाद में सेंसेशन का अनुभव होता है।
इसलिए बेटर रहता है कि जो भी आप खा रहे हैं ठंडा या गर्म, वो एक नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। यदि आप बहुत ठंडी या बहुत गर्म चीज खा रहे हैं तो कभी कभार सेवन करें, उसे रेगुलर अपनी लाइफ में एड ऑन ना करें। जैसे चाय पीना, आप चाय पी रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म चाय नहीं पीनी चाहिए। जब वो पीने लायक हो आप पी सकते हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा गर्म दूध नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म खीर नहीं खानी चाहिए। तो ऐसे कुछ नियम हैं। और इसी तरीके से इसमें ये चीज भी एड ऑन की जा सकती है कि आप पहले ठंडा खाएं, फिर गर्म खाएं, और फिर आप मीठा खा सकते हैं। क्योंकि शादियों में अधिकतर यही होता है कि हम खाने के पैटर्न को अनदेखा करते हैं, तो रात को अनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना पचता नहीं है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पेट भी खुल के साफ नहीं होता, अगला दिन भी हैवी रहता है। तो ऐसे में अगर आप ये पैटर्न बना लेंगे कि जब आप शादी में जाते हैं, आप पहले ठंडा खा लीजिए, थोड़ा सा गैप देके फिर आप गर्म खा लीजिए, मिर्च मसालेदार गरिष्ठ खा लीजिए, उसके बाद फिर आप मीठा खा लीजिए, तो जो समस्याएं हैं वो पहले की तुलना में कम हो जाएंगी। इसके बाद आता है उपचार विरुद्ध। उपचार विरुद्ध आहार जो है वो ये होता है कि हमारा किसी चीज का उपचार चल रहा है, और हम जो हैं हमारा कोई उपचार चल रहा है, हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई ये चीज आपने नहीं खानी, ऐसा नहीं करना, और हम फिर भी, क्योंकि हमारा अपना जीभ पर स्वाद का कंट्रोल नहीं होता या कई बार जरूरी होता है, तो हम उन चीजों को खा लेते हैं। तो उपचार के विरुद्ध जब भी आप भोजन लेंगे, ये आपके शरीर को हानि पहुंचाता ही पहुंचाता है। हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, आयुर्वेद के अनुसार ये 3 श्रेणियों में बटे हुए रोग होते हैं: वात के, पित्त के, कफ के। तो यदि कफ की प्रकृति में आप कफ वृद्धि का भोजन खाएंगे तो वो नुकसान करेगा। कफ की कमी में आप कफ को कम करने वाला भोजन खाएंगे तो वो भी आपको नुकसान करेगा। तो यहाँ पे हमें इस चीज को समझकर कि हमारे बॉडी की आवश्यकता क्या है, हमें किस प्रकार का रोग है और किस तरीके से इस आहार का सेवन करना चाहिए, उस तरीके का आहार आप खाएंगे तो आपको लाभ देगा। जैसे आयुर्वेद में शोधन विधान होता है, जिसमें हम अपनी क्लेंजिंग करते हैं, गले की, छाती की, एनस की और यूरिन की, इवन संपूर्ण शरीर की भी शुद्धि क्रिया करते हैं। और इसके बाद देसी घी में खिचड़ी में देसी घी डाल के खाने का विधान है। अगर आप ऐसे समय पर भारी खिचड़ी बनाते हैं, मोटी खिचड़ी बनाते हैं, उसमें देसी घी का सेवन नहीं करते, तो ये खिचड़ी आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न करेगी, और जब आप मोशन जाएंगे तो एनस में जलन उत्पन्न करेगी। शरीर में जो ड्राइनेस आई कुंजल करने के कारण या शुद्धि करने के कारण, वो ड्राइनेस और बढ़ जाएगी। वहीं जब आप बिल्कुल पतली पानी वाली खिचड़ी खाते हैं, जिसमें चावल और दाल ना के बराबर है, और उसमें भी देसी घी डला हुआ है, तो ये आपका शरीर आत्मसात करेगा और आपके शरीर में मांसपेशियों को चिकनाई उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरीके के जो भोजन होते हैं ये उपचार विरुद्ध में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद आता है हृदय विरुद्ध। हृदय विरुद्ध वो होता है, आपका कोई चीज खाने का मन नहीं है, परंतु आप उसे जबरदस्ती खा रहे हो। नॉर्मली ऐसा होता है जब हम कहीं जाते हैं, हमारे सामने मेहमान नवाजी में काफी कुछ परोस दिया जाता है, और हमसे उम्मीद करी जाती है कि हम खाएं, जबकि हमारी इच्छा नहीं होती, पर हम उनका मन रखने के लिए खा लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में, क्योंकि हमारा शरीर और मन दोनों ही उसके लिए तैयार नहीं है, अगर हम ऐसा भोजन लेंगे तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार के भोजन को हृदय विरुद्ध आहार कहा गया है। तो ये आज के हमारे टॉपिक था विरुद्ध आहार का। यदि अब आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो पूछ लीजिए। वैसे किसी को कुछ पूछना है? सर। हेलो। जी निर्मल गुप्ता जी। हाँ जी। सर, आपने जो सप्त धातु बताई हैं, हम्म। उसमें कौन कौन सी धातु हैं? जैसे आपने बताया था ट्रिग्लिसराइड्स हैं, एचडीएल है, एस एलडीएल है।
जी, इसमें लिख लीजिए, सबसे पहले आता है हाँ जी। रस, अच्छा जी। रस के बाद रक्त, हम्म। मांस, हाँ जी। मेद, हम्म। अस्थि, हम्म। मज्जा हम्म। और शुक्र। अच्छा जी। किसी भी शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इस सप्त धातुओं का मजबूत या अच्छी कंडीशन में होना जरूरी माना गया। यदि ये बीमार पड़ती हैं तो हमारा रोगी होना निश्चित है। हम्म। और वो टेस्ट से ही पता लगेगा कि हमारी कौन सी धातु डिस्टर्ब है। नहीं, ये हमें हाँ अपने जी। नॉर्मल डे रूटीन से पता लग जाता है। अब जैसे आप सुबह सो के उठे, हाँ जी। आपको उठते ही भूख लग रही है, हम्म। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें सुबह उठते ही खाने को चाहिए, नहीं तो बेचैनी हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। हाँ जी। तो इन लोगों में रस की कमी होती है। अच्छा। जो लोग पूरी क्षमता से अपना काम नहीं कर पाते, डरते हैं हम्म। या फिर भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं, इन लोगों में रक्त की कमी होती है। अच्छा जी। जो लोग किसी खास अवस्था में डरते हैं या पीछे हट जाते हैं या किसी अवस्था को फेस नहीं कर पाते, उनमें मांस की हम्म। कमी होती है। शरीर थुलथुल हो सकता है, लेकिन मांस का मतलब हम्म। होता है जिगरा, जिगरा होता है आपका लिवर। अगर वो सही है तो आप हम्म। उसका सही से प्रयोग कर पाएंगे। अगर वो कमजोर है तो मन में डर की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, तो मन भी कंट्रोल होता है इससे। अच्छा जी। इसके बाद आता है अ, मेद। मेद। मेद हाँ जी। दो होती हैं, एक होता है शरीर की चिकनाई और दूसरा होता है लिवर। हाँ जी। अगर लिवर कमजोर है तो सारा दिन डकारे, गैस, ये सब समस्याएं क्रिएट होती है। अच्छा जी। इसके बाद आता है अस्थि। अगर हाँ अस्थियां जी। कमजोर है तो किडनी की समस्या और लंग्स की समस्या होती है। अच्छा जी। बॉडी में इसमें जो भी हमारे जैसे घुटने कमजोर है, कहीं ना कहीं इसमें हाँ जी। किडनी एक्टिव होती है। ठीक ठीक है। है, और हृदय भी कमजोर होता है। तो ये एनर्जी के फ्लोज अच्छा। होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हाँ जी। इसी तरीके से आगे आता है मज्जा। हाँ जी। ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ को दर्शाती है। ये दिखाती है कि हमारे शरीर में चिकनाई की मात्रा कितनी है। अगर ये कम हो तो हमें वात रोग हो जाते हैं। हर काम की ठीक जल्दी है। रहती है, मन डरा डरा रहता है, मतलब ऊपर की जितनी चीजें हैं वो एक एक करके उसमें जुड़ती जाती है। अच्छा जी। और लास्ट है शुक्र। ये हाँ संपूर्ण जी। युवावस्था या संपूर्ण अवस्था को दिखाता है, जो पूरी तरह से हेल्दी फॉर्मेशन है। अगर किसी का शुक्र संपूर्ण है तो उसके चेहरे पर ओज नजर आएगा, शरीर शक्तिशाली, मन ताकतवर दिखाई देगा, किसी तरह की कोई हाँ भी जी। समस्या नहीं होती। तो दुनिया का शायद ही कोई इंसान हो, बच्चों को छोड़ के, जिसके अंदर ओज पूरा होता है। जो ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं उनकी बात अलग है, हम्म। लेकिन नॉर्मल ग्रस्त व्यक्तियों के अंदर शुक्र का अभाव रहता है। ठीक है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल। किसी और का कोई क्वेश्चन है? सर मैं पूछूं? जी बिल्कुल पूछिए। सर ये क्या कहते हैं, जो वात के रोगी होते हैं, वात जिनका बढ़ा हुआ होता है, उनको अक्सर ड्राइनेस होती है, जी तो उस केस में वो घी का सेवन करें तो किस मौसम में करना चाहिए? मैम, सबसे पहले नियम देखिए ये है, पित्त वाले को देसी घी, कफ वाले को शहद और वात वाले को तेल का प्रयोग करना चाहिए। ओके। तो वात के लिए वात वालों सर एक को? बार दोबारा बोलना। सर एक बार दोबारा बोलना। पित्त वाले को शहद, सॉरी, पित्त वाले को देसी घी, कफ वाले को शहद और वात वाले को तेल का तेल। प्रयोग करना चाहिए। सर तेल पता में कैसे कौन सा लगता है तेल? कि पित्त वाली है, कफ वाली है या वाली बात वाली है? इसमें मैंने बताया तो थे आपको लक्षण। जो जी पित्त का बताइए। व्यक्ति होगा उसकी जो स्किन होगी वो गर्म सी होगी, हाँ जी। लाल रंग के दाने निकले होंगे, या उसको हाँ जी। वो लाली नजर आएगी उसके शरीर में, चेहरे पर उत्तेजना नजर आएगी, गुस्सा नजर आएगा। हम्म। जो वात वाला होगा उसमें ड्राइनेस नजर आएगी, हम्म। विरक्तता नजर आएगी, वो छोड़ने की बात करेगा चीजों को, वो लड़ता नहीं है ज्यादा, ना ज्यादा क्रैप करता ना छोड़ता। एक सेकंड ऐसे मारो, एक सेकंड ऐसे मारो, एक सेकंड ऐसे मारो, इसी एक तरीके सेकंड। से जो कफ वाला है व्यक्ति, उसका शरीर चिकना और ठंडा होगा। ये ज्यादातर काम को टालने की कोशिश करते हैं, इनका स्वभाव जो होता है वो आलसी होता है, धीमी गति से काम करने वाले लोग होते हैं। तो सर जैसे मेरी बॉडी में ड्राइनेस ज्यादा रहती है हम्म। और मेरे फेस पे लाली भी रहती है, तो मेरी बॉडी दोनों चीजों पे कन्वर्ट है?
बिल्कुल। ऐसे में जो चीज पहले आगे आएगी पहले उसका उपचार किया जाएगा। सारे ड्राइनेस है मेरे। देखिए ड्राइनेस से आप तेल लगा सकते हैं। अब तेल कौन सा हम्म। लगाएंगे? आप ठंडी तासीर का तेल लगाएंगे। हम्म। ठंडा इसलिए क्योंकि आपके शरीर में गर्मी रहती है। हम्म। इसका एक दूसरा तरीका और है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, जी। आपको पहले अपना कॉन्स्टिपेशन दूर करना है और साथ में मालिश करनी है, तेल खाना नहीं है। जी। मैक्सिमम 21 टू 40 डेज लगभग 80% रिलीफ मिलना चाहिए। ओके। अगर आपको 80% रिलीफ मिल जाता है उसके बाद आप तेल पीने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तब आप तेल उतनी मात्रा में पिएंगे जो आपका शरीर बचा सके, गैस ना बने। तो हमें खाने में कौन सा तेल ऐसा यूज करना चाहिए जो हमारी शरीर को फायदा कर सके? देखिए परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, हर 2 महीने के लिए चीजें बदलती हैं। अब इस समय जो ऋतु चल रही है वो चल रही है आपकी जो शुद्धि की होती है, पतझड़। इस समय सबसे बेस्ट आहार है देसी घी का हलवा। आधा कटोरी जिसमें 3-4 चम्मच 5 चम्मच हो बस हलवा बना लीजिए, आटे का बना लीजिए। अब आप आवाज कम करिए जी। आप mic off कर लीजिए। हाँ, इस समय ये हलवा जो है ये सभी के लिए बेस्ट है। ये हलवा हर दूसरे तीसरे दिन आप भी खाइए, परिवार को भी खिलाइए। खिलाना कब तक है? अब क्योंकि ये सीजन जाने वाला है तो हार्डली आप 15 मई तक इस हलवे का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद इसको बंद कर दीजिएगा। अब क्योंकि इस समय पर बलगम बनता है तो शहद एक बेस्ट औषधि है अपने शरीर की शुद्धि और वजन कम करने के लिए। तो इस समय आप जब सुबह सो के उठते हैं 1 कप पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए, घोलिए और पी जाइए। यदि आपको कफ की समस्या हो तो, अगर आपके शरीर में सूजन है तो सुबह सुबह ब्लैक टी विदाउट एनी अदर मटेरियल मिलाए आप उसको ले सकते हैं। यानी काली चाय का काढ़ा बनाइए और सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए, 1 घंटे कुछ नहीं खाना पीना। ऐसा करने से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। यदि आपको यूरिन संबंधी कोई भी समस्या हो, शरीर में कहीं भी सूजन हो तो ये सूजन को निकाल देगा। यदि सूजन के साथ इन्फ्लेमेशन भी हो तो सुबह आप चाय लीजिए और रात को सोते समय ये अपना शहद लीजिए। ऐसा करने से भी इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो घुटनों के लिए एक बेस्ट औषधि है दोनों मिलके। तो ये निर्भर करता है हमारे शरीर पर कि हमारी प्रकृति क्या है, हमारा शरीर कितने दिन में रिएक्शन देता है। कोई भी बॉडी हो, यदि आप तेल लगाते हैं तो मात्र 3 दिन में उसमें अंतर आना चाहिए। वो अंतर कितने % है, वो स्थिति का अनुमान आप अपनी शारीरिक आंतरिक क्रियाओं से लगाते हैं। जब आप उसका अनुमान लगाना सीख जाएंगे तो ये प्रक्रियाएं आपको सारी आसानी से समझ आ जाएंगी। वैसे आप देखेंगे आपको कुछ नहीं पता लगेगा। आप 3 दिन अपने संगीता जी आपने शायद तेल लगाया होगा, आज चौथा 5वां दिन होगा आपको। आज 4th डे है सर, आज चौथे दिन लगाएंगे, हम 3 दिन से लगा रहे थे। 3 दिन से लगा रहे हैं, फिर तो अभी नहीं। जी। 5वां 6वां जब दिन होगा ना तो आप महसूस करेंगे कि शुरू में जितना फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन आ रहा था अब उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन शरीर में एनर्जी क्रिएट होनी चालू हो गई है। आपने कुछ ऐसा अनुभव किया भी नहीं किया? नहीं, एनर्जी तो नहीं है। हाँ, वो इन्फ्लेमेशन जो आपने बोला ना कम होता है तो दर्द बढ़ जाती है। तो आज टांगों में सुबह से ही बहुत दर्द थी, कोई एनर्जी लेवल नहीं था बिल्कुल भी। पर धूप में आधा घंटा टांगों को रखा तो फिर उसके बाद थोड़ी एनर्जी रिवाइव हुई थी। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और छोटा सा उपचार दे देता हूँ, मुझे याद आ गया। आप एक जी। छोटा आलू ले लीजिए, लगभग 1.5-2 इंच का। क्या ले लूं? आलू आलू इतना छोटा आलू, ओके ओके। उसको घिस लीजिए हाँ जी। और उसका कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लीजिए। लगभग कोई हाँ 1 जी। चम्मच 2 चम्मच के करीब। ओके। सुबह खाली पेट उस रस का सेवन कर लीजिए। 1 अभी घंटे तो मैं अभी तो मैं सर काली मिर्च वाला कर रही हूँ ना, तो ये 1 घंटे के बाद इसे ले लूं, आलू का रस। आपको भूखा ज्यादा देर रहना पड़ेगा। आप खाना खाने के 3 घंटे बाद ये रस ले सकते हैं। आलू का रस 3 घंटे के खाना बाद? खाने के ओके। 3 घंटे के बाद, क्योंकि स्टार्च है ठीक ना, है। ये प्रॉपर स्टार्च है। अच्छा ठीक है सर। एक बार सुबह ले लीजिए, एक बार शाम को ले लीजिए। 1 चम्मच, खाली 1 चम्मच आलू का रस? 1 चम्मच 2 चम्मच ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 चम्मच ले सकते हैं। 10 ml की करीब बनता है ये। अच्छा ठीक है सर, ये भी कर लेती हूँ मैं। आप 10 दिन करके देखिए,
जोड़ों में आपको बहुत हम्म। फायदा दिखाई देगा। अच्छा सर, ये ठीक है, जरूर। हड्डियां घिस जाती हैं, जो कार्टिलेजेस घिस जाते हैं, उनको बहुत तेजी से बनाते हैं आलू। ओके, ठीक सर है आपने सर। अभी किस चीज का हलवा बताया था? हेलो, बात आप कह रहे थे आप, वो जरा रिपीट एक कर देंगे, बीच में आवाज की वजह से ना समझ नहीं आया हलवा वाली बात। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ हलवे वाली बात। आप सूजी का आटे का हलवा बना सकते हैं। हलवा पतला होना चाहिए और उसे देसी घी में भुना जाए। इस समय क्योंकि वातावरण में ड्राइनेस रहती है, तो हलवे का सेवन सभी के लिए अच्छा है। हलवा 3-4 दिन में एक बार यानी हफ्ते में 2 से 3 बार खा लेना चाहिए। ठीक है सर, मतलब कोई भी, सभी लोग खा सकते हैं ना घर सभी के में, लिए कोई ऐसा? जी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हलवे को आपने चौथाई पेट खाना है, तो किसी को भी 4-5 चम्मच से ज्यादा हलवा खाने को मत दीजिएगा। ठीक। हाँ, और हलवा खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो ये औषधि बन जाए ये हलवा। अच्छा, जैसे ठीक है, प्रसाद टाइप हो गया ये। जी प्रसाद टाइप हो गया बिल्कुल। और इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, ये समय क्योंकि शुद्धि का है हमारे, इस समय हम लोग बलगम को निकालते हैं, मतलब जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल, ये समय चल रहा है अभी। तो ऐसी अवस्था में यदि आप गिलोय की गोलियां आती हैं, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, 11 दिन तक लगातार ले लीजिए। उसके बाद केवल दिन में 1 गोली। ये सब ले गोली सकते हैं सर, गिलोय की गोली? जी 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 सब ले सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा और पूरे साल आपको बुखार, इम्यूनिटी का कम होना, थकान, इन चीजों से दूर रहने में मदद करता है। ठीक है, सर एक सुबह और एक जो शाम को 11 लेनी है दिन वो तक कितने दिन रेगुलर, लेनी है? 11 दिन 11 तक दिन। रेगुलर, सुबह शाम, क्योंकि समय बिल्कुल जाते हुई कंडीशन में आ चुका है। हाँ तो जी। आपने सुबह शाम 1-1 गोली लेनी है 11 दिन तक। ये हाँ बड़ों जी, के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को अगर देना है तो आधी गोली देनी है रोज। ठीक है जी। 10 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए, 10 साल से कम के बच्चों को देने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ जी। बच्चों को देनी है, आधी गोली रोज देनी है, सादे पानी से रात को सोते समय दे दीजिए बच्चों के लिए। आप बड़े हैं तो खाली पेट आपने गोली लेनी है, 1 गोली सुबह लेनी है, 1 गोली शाम को लेनी है, 11 दिन लगातार। अगर आप अभी 35 साल से कम के हैं तो 1 गोली सफिशिएंट है पूरा दिन में, वो कभी भी ली जा सकती है। यदि आप 50 साल से ज्यादा के हैं तो ऐसे केस में आपने 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को लेनी है गुनगुने पानी से। उसके बाद 1 घंटे आगे पीछे कुछ नहीं खाना पीना। खटाई के सेवन से बचिए। ये जो गोली है ये पूरे वर्ष आपको इम्यूनिटी बढ़ा के देगी। सर फिर जो एक गोली खानी है वो कितने दिन खानी है? जो भी आप करेंगे मैक्सिमम आप अप्रैल के लास्ट तक कर लीजिए। 40। हाँ, अच्छा अगर जी। ज्यादा कंडीशन खराब होती है तो फिर हम उसको 10 डेज में काउंट कर लेते हैं। वो 10 डेज उसमें मई में चले जाएंगे, 15 मई तक। ठीक, ठीक है जी। तो ये जो आंवला आप बता रहे थे, ये जैसे सर्दियों में आता है, तो कई लोग आंवला तो सारा साल पीते हैं, आंवले का जूस। तो जी ये इन दिनों में आंवला जब चला जाता है, जैसे अब जा रहा है आंवला, तो इस समय भी आंवले का रस का सेवन करना चाहिए? पूरा साल आंवले का रस सेवन करना चाहिए, या जब ये आंवला जब आता है सर्दी में तभी जी। करना चाहिए? मैम देखिए, एक्चुअली पहले समय में लोग क्या करते थे कि उनके पास जो सामान होता था वो दूर से आता था, तो पाउडर फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया जाता था, या उसको किसी भी तरीके से स्टोर कर लिया जाता था, अचार की फॉर्म में या वैसे। तब उसका रिसाइकिल या रीयूज किया जाता था। बट आज की डेट में हमें हमेशा हर चीज अवेलेबल हो रही है, तो हमें खाने के लिए जो असीम मिल रहा है उसको कम करना चाहिए। इस समय पर आपकी बॉडी में ड्राइनेस है, यदि आप नींबू का सेवन ज्यादा करेंगे तो ये आने वाले मौसम में, जो हमारा गर्मियों का मौसम होगा, उसमें आपको ड्राइनेस देगा। उस समय आप कितना भी उपचार कर लीजिएगा, उस पर कोई उपचार काम नहीं करेगा, इससे खुजली की समस्या पैदा हो सकती है। और वर्षा ऋतु में खुजली बढ़ के दानों का रूप ले ले, सफेद रंग के दानों का। मतलब आंवला अगर इस समय खाएंगे तो खुजली की बीमारी होगी आगे जाके? फ्यूचर में, हाँ जी। मतलब इन दिनों आंवला बंद हो ड्राई जाना? आंवले का सीजन ड्राई जा, स्किन वालों को? अभी आप सब्जी खा सकते हैं, अचार ले सकते हैं।
आंवले की अच्छा। फॉर्मेशन इसमें भी ले सकते हैं, या फिर आपके शरीर में चर्बी की मात्रा ज्यादा हो तब आप आंवला पूरा साल खा सकते हैं। यानी आप अच्छी मात्रा में लेते हैं तो आपको आंवला खाने की कोई मनाही नहीं है, आप पूरा साल आंवला खा सकते हैं। लेकिन यदि आपका शरीर वात प्रकृति का हो या आपका शरीर पित्त प्रकृति का हो, खासकर पित्त प्रकृति का हो, तो आंवले का सेवन आपको एक पर्टिकुलर सीजन में ही करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इन दिनों सिर्फ हमें नींबू का रस का सेवन करना चाहिए। नहीं, सेवन करना क्यों है, खटाई तो मैं मना ही कर रहा हूँ आपको, खटाई का सीजन तो जा रहा है, ये खटाई का सीजन नहीं है। तो नींबू का रस कब पीना चाहिए? विटामिन सी जैसे चाहिए हो बॉडी में, तो दवाई डॉक्टर ने लिखा हो विटामिन सी खाना है, तो फिर कैसे ले? नेचुरल फॉर्म में विटामिन सी इन दिनों में कैसे ले? तो इससे नेचुरल, अगर आपको विटामिन सी ले है, इस समय आप हरी मिर्च में विटामिन सी ले सकते हैं, आप आंवला में लीजिए, नींबू कैसे सेफ नहीं। आप देखिए अंगूर में मिलेगा, किसमें आंवला में? मिलेगा, आप ये देखिए, ये आपको जो फरवरी का माह आता है, जब बेर आते हैं, बेर में हाँ जी। खटास होती है, उसके बाद अंगूर का सीजन आ जाता है, इस समय अंगूर भर भर के आया हुआ है। जबकि जब आप छोटे थे तब ये अंगूर जो आते थे नवंबर दिसंबर में आते थे, अब ये सारा अंगूर जो है विदेशी है। अंगूर में मिठास से ज्यादा खटास आ रही है, जबकि इस समय पर जो अंगूर पैदा होते हैं, अगर आप किसानों से मिलेंगे तो आप देखेंगे उनके जो अंगूर हैं वो मीठे हैं, यानी खटास खत्म होती जा रही है, मिठास आने लगी है। तो प्रकृति इस समय आपको मीठा देना चाह रही है और मीठा खिलाने की कह रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हल्का गुनगुना हलवा जिसमें देसी घी डला हो, उसको कम मात्रा में खाइए, अगर ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, क्योंकि इस समय हमारा पाचन कमजोर होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपकी बॉडी को ताकत देगा, जो अगले आने वाले सीजन में आपको मजबूत रखने का काम करेगा और कफ बनाने का काम करेगा, जबकि जो विटामिन सी होता है ये कफ काटता है। तो सर जैसे अब गर्मी की तरफ हम जा रहे हैं, तो अब अगर पानी पीना है, सादा पानी हर समय नहीं पिया जाता, तो किस फॉर्म में फिर पानी में क्या मिलाकर पीना ठीक रहेगा? कुछ नहीं करना आपको, आप एक काम कीजिए, खाली पेट में, पूरी तरह खाली रहो, जैसे आपने अभी खाना खाया उसके 3 घंटे बाद खूब सारे खीरे छिलके समेत खा लीजिए, उसको उल्टा करके, जैसे कच्चा खाते हैं ना, कच्चा खीरा खा लीजिए। आपने कल दिन में पेट भर के खीरे खाने हैं, रात की क्लास में बता दीजिएगा आपको गर्मी लगी नहीं लगी। बिना छिलका उतारे खीरा खाना है? कच्चा खीरा खाना है, कसाला खीरा, मतलब जो उसकी हल्की सी कड़वाहट या कसालापन होता है, खीरे को उल्टा कीजिए या बीच में से तोड़ दीजिए, फिर उस खीरे को खा लीजिए। ठीक है, कल रात की क्लास में बता दीजिए आपको कैसा लगा। खीरा खाने के बाद आपको यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होगा। अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होता और यूरिनेशन की हाजत होती है, तो आप समझ जाइए आपकी किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर रही है। तो रात को सोते समय ब्लैडर रीजन पर और किडनी रीजन पर दोनों जगह आपने तेल लगा के सोना है। परसों मॉर्निंग में आपको खुल के यूरिन हो जाएगा। परसों आप खीरा खाएंगे, परसों शाम की क्लास में मुझे फाइनल रिजल्ट दे दीजिएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ना आपको प्यास लगेगी, आपकी बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और आपको सोडियम कैल्शियम इत्यादि भी उचित मात्रा में मिल जाएगा, क्योंकि खीरे में मिनरल्स बहुत होते हैं, अच्छे मिनरल होते हैं जो हमें इस समय रिक्वायर्ड है। अब कुछ लोग क्या है यहाँ पे नारियल पानी को प्रेफर करते हैं, तो खीरा नॉर्थ इंडियन के लिए बेस्ट है और नारियल पानी साउथ इंडियन के लिए बेस्ट है। आप स्वाद के लिए उसे नारियल पानी को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधी फॉर्म में लेंगे और आप डेली नारियल पानी पीते हैं, कुछ लोग होते हैं 40 डेज तक लगातार नारियल पानी पी लेते हैं डॉक्टर के कहने से, कि डॉक्टर ने कहा नारियल पानी पियो तो अच्छा है, इन लोगों की किडनी में अधिकतर ब्लॉकेज आ जाती है। आप खीरा खा के देखो, 2 दिन में आपके आगे रिजल्ट होंगे। अगर कोई चीज आपको डिले करवा रही है, कुछ करवा रही है, तो हार्डली 3 दिन का डिले आपकी बॉडी कर सकती है। इसके बाद भी डिले हो रहा है, आपका आहार जो है वो गलत है, विरुद्ध आहार आप योग कर रहे हैं। सर खीरा खाना खाने के 3 घंटे बाद खाना है? खाली पेट खीरा खाया जाता है। कभी भी खीरा सैलेड के रूप में रोटी सब्जी के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो गैस की समस्या हमने नोट कर लिया था ये। हाँ जी, नहीं, ये तो हमने आपकी बात नोट कर ली थी कि खीरा खाना है तो खाने से पहले सबसे पहले खीरा खा लो, फिर उसके आधे घंटे में, हाँ जी, आधे घंटे में खाना खा लो। हाँ, वैसे बेस्ट रहता है खीरा खाने से 1 घंटे पहले खाया जाए, तो खूब खुल के भूख लगती है, खाना डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है और एसिड भी बनता है। और अगर इस तरीके से खाना खाया जाए तो लाइफ में कभी भी गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं बनती।
हाँ जी, अच्छा गैस की समस्या नहीं होगी। गुड। तो सर खीरा यानी कि खीरा, टमाटर, प्याज, ये जो भी सैलेड्स हैं सब खाना खाने से 1 घंटा पहले खाने हैं, कच्चा टमाटर। देखिए प्याज आप खाने के साथ ले सकते हैं, प्याज में इशू नहीं होता, खीरा नहीं खाया जाता। अच्छा, टमाटर और प्याज खा सकते हैं खाने के साथ, अदरक, थोम ये लेना चाहिए, खाने के टमाटर साथ में खा सकते विटामिन, सर गाजर भी टमाटर ले में सकते खटास। हैं खाने के साथ? देखिए वैसे तो सैलेड के लिए मना किया जाता है क्योंकि ये अग्नि बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, लेकिन कुछ छूटें हमें चाहिए होती है तो हम इनको अपने पास रख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको खीरा तो बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि उसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो ये अग्निवर्धक है। दूसरा, अगर आप टमाटर खाने के साथ लेते हैं तो इसमें सीट्रस फ्रूट होता, मतलब इसमें खटास होती है जो लीवर से एक्स्ट्रा काम कराती है। तो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खाना पच रहा है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये पथरी बनने का कारण बन जाएगा। इसलिए टमाटर खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। तीसरा आ जाइए प्याज पे। प्याज एक तामसिक आहार में काउंट की जाती है, तो जब आप ये खाएंगे तो ये आपकी इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन मूवमेंट को खराब करती है, जिससे फ्यूचर में आपको कब्ज होगी। तो आपकी चॉइस है, कभी कभार आप प्याज ले सकते हैं, अदरवाइज प्याज भी नहीं खाने। हाँ, आप खाना खाने से तुरंत पहले अदरक खा सकते हैं, कच्ची अदरक, उस पर नींबू डाल के, काला नमक डाल के खाना खाने से पहले खाइए। उसके 5-7 मिनट के बाद आप खाना खाएंगे, भूख खुल के लगेगी, खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। बट इसके लिए भी सर्दियों का विधान बता रखा है, गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए और गाजर पे। लहसुन भी सर, लहसुन जो खाते हैं, अदरक जो होता है, देखिए नहीं थोम, थोम, हाँ लहसुन पका के खाया जाता है बेसिकली। सर क्या? लहसुन या तो पका के खाया जाता है या सुबह कच्ची कली खाई जाती है। अच्छा, सैलेड में लहसुन, नहीं सैलेड में नहीं, मतलब जैसे कई खाने के साथ में थोड़ा सा ले लेते हैं ना लहसुन की, वो लिया। रोटी के साथ खा लिया ताकि बदबू ना आए ज्यादा, सुबह सुबह खाए नहीं जाता कच्चा, तो रोटी के साथ। देखिए हर चीज का अपना एक विधान है। अगर आप लहसुन रोटी के साथ ले रहे हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी इस तरीके के केमिकल नहीं होते जो खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर आप लहसुन खाने के साथ देंगे, इसका काम है गैस खारिज करना, तो एसिड की कंडीशन बढ़ा देगा। इससे आपको बार बार एसिड बनने की, एसिड रिफ्लक्सिस की समस्या बढ़ जा रही है, इसलिए लहसुन अवॉइड कर सकते तो फिर लहसुन खाने का बेस्ट टाइम, मतलब आप कहते हैं कि सुबह कच्चे पेट ही खाएं? हैं। और ये लहसुन ये वाला नहीं खाया जाता, इसका लहसुन आ रहा है इधर का, जम्मू का, वो छोटे छोटे लहसुन होते हैं, वो लहसुन खाया जाता है जो मेडिसिनल तौर पे। गोल सा छोटा सा होता है ना सर? वो खाया जा रहा है मेडिसिन के तौर पर। हम लोग देसी लहसुन को जो हमारे सब्जियों में डलता है उसमें खा लेते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो वो बस सब्जी में ही डालना चाहिए हमें? सबसे डाल के खाना चाहिए। रीता सर हाँ सर, गाजर गाजर का रह गया। देखिए गाजर भी आपको, क्योंकि गाजर जो है वो अग्निवर्धक होती है और खून बनाती है, तो खाना खाने से पहले खा लेनी चाहिए, उसके बाद खाना खाया जा सकता है। गाजर नरम और मीठी होनी चाहिए, हलवे वाली जो गाजर होती है मोटी और सख्त, वो नहीं खानी चाहिए। रीता मलिक जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, वो जो जोड़ों के दर्द के लिए आप कह रहे थे आलू घिस कर कपड़े में रस निकाल कर तो वो डायबिटिक वाले तो नहीं ले सकते फिर? नहीं, डायबिटिक वाले नहीं लेंगे क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, इससे डायबिटीज बढ़ने का डर रह सकता है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। जी। सर फ्रूट्स भी किस टाइम खाने चाहिए हमें? फ्रूट्स का बेस्ट टाइम क्या होता है खाने का? 11 और 4 और 5 बजे के बीच में आप सैलेड, फ्रूट्स, दही या जो भी अंकुरित वगैरह खाना चाहते हैं वो यह टाइम बेस्ट है। हलवा वगैरह खाना चाहते हैं, ये टाइम बेस्ट है। रोटी अपना 3 टाइम खानी चाहिए, जितनी आप इजीली पचा सके। नॉर्मली तो आयुर्वेद में तो ये बोला गया है कि आधा पेट रोटी खानी चाहिए। अच्छा, 11 बजे 4 बजे के करीब। और दही का सही टाइम क्या होता है? सेम टाइम दही है, 11 खाना से 4 बजे। आप इनमें से 11, कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। तो सर लस्सी के फॉर्म में दही ठीक रहती है या दही खाना, या लस्सी में कई बार लस्सी पीते हैं तो नींद सी आने लग जाती है और दही खाने से नहीं होता है? ओके, लस्सी आपकी 2 तरीके की होती है, एक मीठी और एक नमकीन। अगर आप नमकीन फॉर्म में ले रहे हैं तो वो मठे का काम करेगी, और मीठी फॉर्म में ले रहे हैं तो कफ वृद्धि का काम करती है।
शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करती है। तो लस्सी, आप अगर मेहनत का काम कर रहे हैं तो लस्सी आपके लिए बेस्ट है, मीठी लस्सी। दही में नमक डाल के नहीं लेना चाहिए। आप कच्चा दही बिना मतलब कोई मीठा या नमकीन डाले ले सकते हैं। तो नमकीन के तो मैं फेवर में नहीं हूँ। दूसरा, मीठी की बात करेंगे तो जब भी मीठा आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा होगा, आपको नींद आएगी। तो लस्सी आप सेपरेट टाइम पे लीजिए, पतली लीजिए, आधा पेट लीजिए, आपको कोई शिकायत भी नहीं होगा, और जो भी लस्सी के बेनिफिट्स है वो सारे आपको मिलेंगे। लस्सी से बेस्ट है आप छाछ लीजिए, जो खाने के तुरंत बाद भी ली जा सकती छाछ क्या सर खाने के साथ पी सकते हैं? है। खाने के तुरंत बाद ली जा सकती है, खाने के साथ भी ले सकते हैं छाछ को। छाछ क्या होता है, जब ये प्रोसेसिंग होती है दही की मक्खन में, तो जो पानी बचता है वो छाछ होती है। उसके अंदर नेचुरल खटास आ जाती है। वो खटास आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो उसके अंदर आप हींग, हल्का नमक, जीरा इत्यादि डाल के वो ले सकते हैं। वो पानी है दही का, दही नहीं है वो। तो सर छाछ तो बाजार से ही मिलेगी ना, घर में तो नहीं बन पाती होगी छाछ? देखिए, जो छाछ का विधान है वो मैंने आपको बता दिया कि वो मक्खन और दही के बीच का प्रोसेसिंग का बचा हुआ पानी है। बट होता क्या है कि जो मार्केट में आपको मिल रही है वो बनाई जाती है। बनाने का तरीका क्या है, आपके पास 2 चम्मच दही रखा हुआ है, आप उसमें पानी मिला दीजिए या उसमें हल्का दूध मिला के और पानी मिला लीजिए और उसको अच्छे से फेंट लीजिए। दही बिल्कुल पतला हो गया, वो छाछ का रूप ले लेता है। हालांकि ये उससे थोड़ी सी ज्यादा नुकसानदायक होती है। वो तो अच्छी है, फायदेमंद है, इसमें थोड़े से नुकसान होते हैं, पर फिर भी ये खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दही की मात्रा ना के बराबर है। दही को भी आप मतलब कहते हैं खाने के साथ हमें नहीं खाना चाहिए इसका भी? तो ऐसी फॉर्म में आपने क्या करा, दही 2 चम्मच लिया और 300 ml पानी ले लिया, तो 1 गिलास भर के आपकी छाछ तैयार हो गई। उसको अच्छे से फेंट लिया, तो उसमें आपने नमक, हल्दी और जो भी चीजें डालना चाहते हैं, जीरा, काली मिर्च, ये डाल के अगर आप लेंगे तो ये भूख बढ़ाने का काम करता है, अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो दही जैसे हम लोग खाना खाने के बाद अधिकतर मीठा खाने का दिल करता है, तो हम तो चीनी डाल के दही खा लेते थे, तो वो तो बिल्कुल गलत करते हैं। मैंने आपको ये बोला था ठंडा पहले खाएंगे, गर्म बाद में खाएंगे। आपने नहीं, गर्म हम पहले खाया, ठंडा बाद में खाया। तो वो नुकसान करता है शरीर को ना, वही ये शरीर को पता। नुकसान करता है, शरीर में भारीपन लाता है और शरीर में पानी एकत्रीकरण को बढ़ाता है, पानी को बढ़ाता है। तो थायराइड होने की समस्या, इससे हाइपोथायराइड होने की समस्या बनी रहती है। आप इसकी बजाय जो 2 चम्मच दही आप पानी में 300 ग्राम पानी में मिला के फेंट के पियेंगे, वो ज्यादा अच्छा है। इवन गर्मियों में ये बेस्ट रहता है। अब जैसे आप पूरे परिवार को खाना दे रहे हैं, तो खाने के साथ आपने क्या करा, लगभग 20 ग्राम दही ले लिया, 4 बड़े चम्मच दही ले लिया और उसको 1 लीटर पानी में अच्छे से फेंट लिया। 1 लीटर 1.5 लीटर पानी में अच्छे से फेंट लिया। उसमें नमक, हल्दी, चुटकी भर हल्दी, जीरा, काली मिर्च, काला नमक डाल के उसे बिल्कुल पतला करके सबको पीने के लिए खाना खाने के साथ पानी के स्थान पर वो दीजिए। गर्मी गर्मी सबका शरीर अंदर से ठंडा रहेगा, और जुकाम जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो मौसम परिवर्तन के बाद आती हैं, गर्मी जाने के बाद आती हैं, बरसात में जो खुजली होती है, लंग्स की समस्या आता है, चिकनगुनिया वगैरह आते हैं, इन सबसे बहुत हद तक निजात मिल जाएगी। और भरी गर्मी में, जब गर्मी आपकी चालू हो जाए लगभग जून जुलाई में, डेली 1 गिलास नींबू पानी तो जरूर पिए, मटके का। मतलब पानी फ्रिज का ना होके मटके का हो या ताजा हो, उसका मीठा नींबू नींबू पानी बना के सब बच्चों को दे, खुद भी किस दे। चीज का सर? नींबू का। नींबू पानी? जी। मटके के पानी का? जून जुलाई अगस्त अगर आप 3 महीने ले लेते हैं, तो आपको मच्छरों से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग से डरने की जरूरत नहीं होगी। चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इनसे डरने की जरूरत नहीं होगी। तब वहां नींबू आपकी रक्षा करेगा। नींबू पानी जून जुलाई अगस्त में पिए? जुलाई अगस्त में पीना चाहिए नींबू पानी। तो ये मटके के पानी से ही पिए कि वो नॉर्मल पानी से? नॉर्मल से भी ले सकते हैं, मटके का बेस्ट है, क्योंकि मटके की खुद की तासीर ठंडी होती है और मिट्टी की वजह से उसमें मिनरल की मात्रा बढ़ जाती है, तो आपके जो पानी होता है उसका पीएच मान में भी थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। मटके का पानी बेस्ट माना गया है इसके लिए। अच्छा, और ये सर मटका भी हाँ जी। हर बार बदलना चाहिए ना, हर गर्मी? हाँ, मटका आपको हर सीजन बदलना चाहिए।
सीजन का मतलब ये होता है आपने इस गर्मी रखा है, अगले सीजन तक वो रखे रखे खराब हो जाता है, उसे बदल लेना चाहिए। चलिए आज का टाइम हो गया, किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ डॉक्टर लीजिए। साहब एक चीज पूछनी थी, हाइपोथायराइड वाले को दही सूट करता है क्या? दही नहीं, खा उनके लिए सकते नहीं हैं? होता। नहीं, दही नहीं खाना, उन्हें दही अगर नहीं दही खा खाने सकते? का मन करे, नहीं, पतला करके लीजिए, नमकीन दही लीजिए, जो मैंने अभी लस्सी का तरीका बताया उस तरीके से लिया जा सकता है। वैसे दही नहीं खाना चाहिए, पर सूजन बढ़ाता है। विंटर में तो नहीं ले सकते? गर्मियों में भी नहीं लेना विंटर, चाहिए, अच्छा गर्मियों में भी नहीं लेना चाहिए। दही, चावल, कड़ी, जो हाइपोथायराइड के पेशेंट हो, यदि वो ठंडी तासीर की चीजों का सेवन करते हैं तो उनके दर्द बढ़ते हैं, घुटने में कमजोरी आती है, अच्छा, कमर में कमजोरी आती है, सर्वाइकल का डर रहता है, मन में उदासी रहती है, शरीर की एनर्जी डाउन हाँ। होती है, थकान होती है, आलस होता है, शरीर में भारीपन आता है, नींद ज्यादा आती है। तो तो कौन इन्हें सी किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? मैम ये तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो जाता है कि इसके लिए हमें पहले आपके शरीर की प्रकृति पता होनी चाहिए, आपका डे रूटीन का खान पान पता होना चाहिए। थोड़ा वार्म वार्म होना चाहिए ना खाना? हाँ, खाना हमेशा गुनगुना लेना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। निर्मल गुप्ता जी, आप सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं जी? हाँ जी सर, आंवले का मुरब्बा क्या पूरे सीजन, पूरे साल खा सकते हैं? यदि आपको कफ की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा जी। और कब लेना चाहिए? सुबह खाली पेट, और उसके बाद लगभग 15 मिनट के गैप पे गर्म मीठा दूध ग्लास भर के जरूर पीना चाहिए। अच्छा, ये ठीक है बच्चों के सर। लिए बहुत पौष्टिक होता है। जिनको हम्म हड्डियों की समस्या हो, हड्डियां कमजोर हो रही हो, हड्डियां गल रही हो, हड्डियों को हम्म ताकत देनी हो, नया कफ बनाना हो, नया शरीर बनाना हो, उनके लिए अमृत है। सर, उसको आंवले को, जो आंवले का मुरब्बा आता है, उसको धो के खाना चाहिए ना फिर? नहीं, अगर आपने उसको धो दिया तो उसकी स्ट्रेंथ तो खत्म ही कर दी आपने। उसकी स्ट्रेंथ उसकी मिठास है, आप मिठास ही खत्म कर देंगे तो फिर रहेगा क्या आंवले में? फिर तो वो फोक है। पर सर, जो बाजार में आंवला आता है, पता नहीं उसमें कौन सा मीठा डालते हैं ये। आप एक काम कीजिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप हम्म, उस तरीके से बना लीजिए। आंवले ले लीजिए, पके हुए आंवले, हाँ जी। उनको बॉईल कर लीजिए। बॉईल हम्म इतना करना है कि आंवला थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, वो अपना रंग छोड़ देगा। जो पानी हम्म, बचा है उसको 1 दिन 2 दिन में पी के खत्म कर लीजिए, बॉयल पानी भी आप पी सकते हैं। हाँ ठीक है, जी। अब आपके पास आंवला आ गया, उसको सुखा लीजिए। जब वो हम्म ठंडा पड़ जाए उसको चाशनी में भिगो हम्म, के रख लीजिए। वो अच्छा। चाशनी में ही अपने आप को ठंडा कर लेगा, यानी चाशनी पीता जाएगा और खटास पकड़ता जाएगा, चाशनी भी खट्टी हो जाएगी, आंवला भी खट्टा हो जाएगा, उस आंवले का सेवन कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, बलगम काटता है। अगर आपके शरीर में हम्म कोई खराब बलगम बन रहा है, खराब किडनी हम्म, की समस्या आ रही है, तो ये दोनों को खत्म कर देगा। अच्छा सर। इसको हम सर आंवला त्रिदोष क्या काट खाली देते हैं। पेट लेना चाहिए? देखिए, जो भी जिस चीज का भी आप प्रयोग औषधि के रूप में कर रहे हैं, किसी भी चीज का प्रयोग, आप इलायची का प्रयोग करते हैं, लौंग का करते हैं, नींबू का करते हैं, खीरे का करते हैं, अनार का करते हैं, सेब का करते हैं, अगर आप उसे औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमेशा खाली पेट जाएगी। ओके सर। ओके। निर्मल गुप्ता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, कल पूछ लेते हैं, आज टाइम हो गया, फिर आपको भी अपना काम है। नहीं, अभी 4 लोगों के हैंड रेज हैं, पूछ लीजिए, उसके बाद फिर अच्छा क्लास जी। हाँ जी। अच्छा जी। मैं जब सुबह खाना खाती हूँ, ठीक तो जबकि मैं मिर्च मसाले नहीं खाती, सिर्फ मैं धनिया, हल्दी और नमक की हल्दी, नमक और धनिया ही डालती हूँ। अगर जो खाना गर्म होता है, तो या कभी मिर्च, थोड़ी सी हल्की सी मिर्च खा लूं, तो मेरी जो नाक है वो बहनी शुरू हो जाती है। जी। क्या आपके पैर ठंडे रहते हैं या पसीना आता है पैरों में? मेरे पैर ठंडे रहते हैं। ठीक है, आपको जो है लंग्स में हीट हम्म, जनरेट हो रही है ज्यादा। अच्छा जी। आप अपने पैरों को रात को सोते समय गर्म पानी में रखिए, हाँ जी। धीरे धीरे नॉर्मल होते जाएंगे, ये शिकायत आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, और रात को सोते समय पैरों पे तेल लगा लीजिएगा, इससे भी गर्मी आती है, और सूती कपड़े से ढक के सोइएगा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, थैंक यू। वेलकम। संगीता जैन जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू सो मच आपके इतने गाइडेंस के लिए। वेलकम मैम। रीता मलिक जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं?
रीता मलिक जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, अभिजीत जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर, ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट ऑल, कल मिलते हैं। थैंक यू सर।